अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको ताकि क्वेश्चन करने में परेशानी ना आए। 18 नंबर का ये सवाल पेपर में आया और ये किस किस चैप्टर से ताल्लुक है इसका? प्रिपेयर रिवाइज्ड स्केड्यूल फॉर फेब 2025। ये आपका है चैप्टर नंबर 1। और रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द नोट्स, ये भी चैप्टर नंबर 1 भी है। और चैप्टर नंबर 6 में ना सारी जर्नल एंट्रीज कंबाइन है। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ लेबर की है, तो 6 और 1 चैप्टर एक जैसा है। जो हमने अभी सारी एंट्रीज पढ़ी है ये चैप्टर नंबर 6 और 7 में इस्तेमाल होती है। और अगर आप चैप्टर नंबर 5 में चले जाए उसमें वहां से लेबर की निकाल के एंट्रीज इस्तेमाल होंगी। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ मटेरियल की एंट्रीज इस्तेमाल होंगी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ओवरहेड की एंट्रीज इस्तेमाल, तो उसने इकट्ठी एंट्रीज भी बता दी एक चैप्टर के अंदर और अलग अलग भी बता दी। हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना मैं आपको, क्योंकि अभी तक आपने वो वहां तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। एक हमने वेटेड एवरेज मेथड पढ़ा था। वेटेड एवरेज रेट कैसे फाइंड करते हैं? वैल्यू को वैल्यू में ऐड कर देते हैं, यूनिट को यूनिट में ऐड कर देते हैं और आपस में। अच्छा, अगर आपको याद हो, आप यहां पर लिखते थे डेट, यहां पर लिखते थे परचेज, यहां पर लिखते थे सेल और यहां पर लिखते थे बैलेंस, ऐसा ही है। याद आया? वो एक स्टॉक लेजर कार्ड बनाते थे पीआरसी के अंदर। एक फाइफो मेथड का भी कुछ ऐसे कार्ड बनता है, क्योंकि यहां तो है ही परपेचुअल सिस्टम। और वेटेड एवरेज का भी ऐसा बनता है। अब मैं आपका वेटेड एवरेज वाला थोड़ा चेंज करवाने लगूं, ये लेक्चर्स में भी है आपके पास, आप दोबारा भी उसको, आपका वो टाइम आएगा। मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन करते वक्त अब आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। हाँ, कैलकुलेशन में तो आती है, वो थोड़ी सी चीजें आगे पीछे हेर फेर करके देगा, लेकिन एंट्रीज चेंज नहीं कर सकता वो। मैं आपको, पेपर में आता ही वेटेड एवरेज है, फाइफो भी आ सकता है। फाइफो आपने वैसे करना जैसे किया करते थे। वेटेड एवरेज थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका। मैं आपको वेटेड एवरेज का तरीका चेंज करवा देता हूं। आपने लिखनी है यहां डेट, यहां पर लिखना है पर्टिकुलर, यहां पर लिखना है परचेज एंड इशू, मतलब परचेज और सेल मैंने एक ही कॉलम में लिखवा दिया। और यहां पर आपने लिखना है बैलेंस। ठीक है, ये सीख लेना, आपका चैप्टर नंबर 1 समझो कंप्लीट हो जाएगा इसी पे ही। थोड़ा सा तो आपने पढ़ लिया है, बाकी जो रह गया है वो इसी सवाल के अंदर है सारा। तो इसलिए मैं भी यही चाह रहा हूं कि हम ना आज और कल का जो टारगेट बनाते हैं ना, वो चैप्टर नंबर 1 6 7 बनाते हैं। ठीक है, ओवरहेड को फिर अगले दिन पे ले जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 6 और 7, ये 3 चैप्टर। फिर ओवरहेड मैं करवाऊंगा, एबीसी मैंने नहीं करवाना, ओवरहेड मैं करवाता हूं और फिर मार्जिनल ऑब्जर्वेशन करवाता हूं। तो ये आपके 35 नंबर अगर आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। लेबर साथ साथ चलाते रहो, लेबर में कोई परेशानी आती है वो आकर डिस्कस करो। ये 35 नंबर आप इधर ही तैयार कर लो, एक एक सवाल कर लेना। तो फिर भी अगर सवाल आपको समझ नहीं आता तो फिर किस्मत है जी। सबसे पहले हम लिखते होते हैं 1 1 2000 जो भी होगा। मोस्टली क्या पड़ा होता है? ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन को कहां पर लिखते होते हैं? सपोज एट 500 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 5000। ठीक है, ये भी हमने बनाना भी है तो ये रिवाइज भी हो जाएगा। फिर सपोज एट 5 तारीख को क्या किया करते थे? परचेज। सपोज एट आपने 800 यूनिट खरीद लिया 12 रुपए के हिसाब से 9600।
अब आपने यहां पर भी एक दफा लिख लेना है 812 रुपए के हिसाब से 9600। फिर आपने करना है बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। आप एक और मैं काम करवा देता हूं और शॉर्ट करवा देता हूं। आप ब्रॉड ऑन भी इधर ही लिख लें। आपने करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करना है? अमाउंट में अमाउंट ऐड करो, अमाउंट में अमाउंट ऐड करो। 14,000 यूनिट में यूनिट ऐड करो। ऐसे ही करते होते थे, अमाउंट में अमाउंट ऐड, यूनिट में। अब इनको डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे तो करो जरा डिवाइड। 11.23 या 2 कर लेते हैं। उसके बाद 7 तारीख को आपने सेल कर दिया। कितने यूनिट सेल करोगे? 1000 कर नहीं, 1000 यूनिट सेल कर देते हैं। माइनस किस रेट पे सेल होगा? वेटेड एवरेज रेट पे। तो मल्टीप्लाई करें जरा 1000 को 11.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हुआ? 11,000 यूनिट में से यूनिट माइनस कर दें, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दें, और रेट आपके पास कितना आ गया? 11.2। एक दफा 3400 को 300 पे डिवाइड करो तो आपका 11.2 नहीं आ रहा होगा शायद। कितना आ रहा है? 11.3 आ रहा है। लेकिन मैंने रेट चेंज नहीं किया, ये राउंड ऑफ की वजह से मसला है। अब एक बात ध्यान से सुने, रेट सिर्फ दो वजह से चेंज होगा, वरना कभी नहीं रेट चेंज करना। रेट सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन की वजह से चेंज होगा, वरना कभी भी रेट चेंज। अगली बात सुने, आपने ये बैलेंस कब निकालना है? जब वो 2 वजह होंगी। दोबारा सुने, बैलेंस कब करना है? आपके पास इसके बाद सेल आ जाए, सेल रिटर्न आ जाए, आपने बैलेंस नहीं करना, प्लस माइनस करते जाना है। 2 ट्रांजैक्शन के फौरन बाद बैलेंस करना है, परचेज और परचेज रिटर्न, और तब ही रेट चेंज होगा, वरना रेट चेंज। ये जो आपको लग रहा है ना रेट चेंज हो रहा है 11.3 आ गया, ये रेट नहीं चेंज हुआ, ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है। क्योंकि हमने पिछली दफा 11.23 समथिंग आ रहा तो हमने 11.2 ले लिया। ये बात समझ लगी है? आपने बैलेंस कब लिया करना? सपोज दैट, वापस आओ, सेल किया था, बैलेंस नहीं करना आपने। सेल के बाद बैलेंस, बैलेंस कब करना है? जब परचेज हो फौरन बाद, जब परचेज रिटर्न हो फौरन बाद। इसके अलावा ड्राइंग्स आए, सेल्स आए, सेल्स रिटर्न आए, इसके अलावा कुछ भी होता रहे, आपने बैलेंस। अब सपोज दैट आपने 10 तारीख को फिर परचेज की, $800 यूनिट या कहने थे 600 यूनिट, 14 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा? 8400। जैसे ही परचेज किया, जैसे ही परचेज किया फौरन बैलेंस किया, कितना आएगा? 1300 में 1000 माइनस कर दो, 600 ऐड कर दो। 14,600 में से 11,200 माइनस कर दो, 8400 ऐड कर दो, 11 इनको आपस में डिवाइड करके रेट फाइंड कर।
हाँ जी, ये तरीकाकार है वेटेड एवरेज का, और सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में है, तो वो यही है। तो जब भी वेटेड एवरेज से उसने हमें एक स्टॉक वैल्यूएशन करवाएगा, आपने क्या करना है, इसी तरह से सेल परचेज करते जाना। जब भी परचेज और परचेज रिटर्न है तो बैलेंस करना है, वरना बैलेंस नहीं कर, फिर सिंपल लिखते जाना। आ जाए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है प्रिपेयर रिवाइज स्केड्यूल। एक तो यही स्केड्यूल बनाना है, यही कार्ड बनाना है। फिर कहता है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द नोट्स 1 to 5। कहता है जो ऊपर नोट लिखे हुए हैं ना 5, ये आपने एंट्रीज भी पास कर दी। अच्छा ना, ये सवाल सिर्फ ना डराना जरूर होता है, लेकिन इस सवाल के अंदर होता कुछ भी नहीं है। ये सवाल बाकी नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा आसान होता है। चैप्टर नंबर 167 का इसलिए भी प्रेशर होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। जी, वो कहता है जनाब SCL uses a single raw material for its manufacturing. It follow perpetual inventory system, ये होता ही perpetual inventory है। For recording and applies the weighted average method, और 99% weighted average का सवाल है। जो FIFO मेथड है ना, वो आ सकता है, उसके लिए आपने वही नॉर्मल टेबल बनाना जिस नाम से परचेज सेल, और आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 6000 kg 1600 के हिसाब से 9.6 मिनट। शिपमेंट रिसीव्ड परचेज है या सेल है? परचेज। 24,000 रेट भी उसने बता दिया, अमाउंट भी बता दी, और साथ लिख दिया इसके लिए नोट 1 जरूर पढ़ लेना। अब नोट 1 पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। कहता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 91,800 वाज इनकर्ड ऑन शिपमेंट रिसीव्ड ऑन 6 Feb वाज इनकरेक्टली डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड। अब मुझे बताएं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होगा या प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड होगा? वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, दूसरी जो इंश्योरेंस है ना वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं हम इस 41400 के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी उसकी कॉस्ट है। हाँ जी, यहां तक ये साथ साथ सवाल ओके करना है। आगे चले, सवाल मेरा पढ़ना कंप्लीट हो तो सॉल्यूशन पूरा दिमाग में फ्रेम हो जाए, इस तरह से पढ़ना है। अगली बात, 12 तारीख को इशूड फॉर कंजम्पशन। इसका मतलब है ये सेल की टाइप है, सेल है नहीं, रॉ मटेरियल खरीदा फिर प्रोडक्शन के लिए इशू किया। तो प्रोडक्शन के लिए इशू करने का मतलब जैसे हम सेल कर दिया, क्योंकि मटेरियल तो गया। इशू फॉर प्रोडक्शन 22,000 क्वांटिटी 1700 वाली, 22,000 क्वांटिटी 1700 वाली। कहता है नोट 2 भी जाकर पढ़ो। कहता है 12 Feb को 1000 kg of raw material issued for consumption exceed the requirement. The production department returned this excess quantity to the warehouse on the same day. ये रिटर्न टू स्टोर है या रिटर्न टू सप्लायर? रिटर्न टू स्टोर है। कहते हैं दिस रिटर्न क्वांटिटी वाज सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड ऑन 24 Feb in addition to the issuance 25,500 of raw material. कहते हैं नो एडजस्टमेंट वाज मेड फॉर सब्सिक्वेंट इश्यूएंस as no entry was made on the return of these goods. कहता है ना जब हमने इसको रिटर्न किया तब एंट्री पास की, ना जब इसको दोबारा रीइश्यू किया, और जब उसने रिटर्न करना था तो एंट्री बोला क्या पास होनी है? मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस। अभी करके आए हैं, रिटर्न टू स्टोर की क्या एंट्री होती है? मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और उसने कहा जब दोबारा वापस इशू किया
तो फिर दोबारा एंट्री पास कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, ठीक होगी बात। कहता है ये दोनों एंट्रीज उसने पास नहीं की। आगे चलते हैं। फिर शिपमेंट रिसीव, नोट नंबर 3, कहता है 18 Feb 2000 kg ऑफ रॉ मटेरियल वर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। कहता है 2000 kg ना गुम हो गया, मिल नहीं रहा, गैप हो गया, चोरी हो गया। However, the recording in the inventory system was based on the supplier invoice। इसका मतलब है इनवाइस के ऊपर तो पूरा लिखा होगा, 2000 आपका गुम हो गया या जाया हो गया, लेकिन आपने जब अपने पास लिखा तो इनवाइस से देखकर लिखा। एसएल रिसीव्ड रुपीज 3.350 मिलियन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ट्रांजिट लॉस। वो कहता है इंश्योरेंस कंपनी से उसे पैसे भी मिल गए, ये हमारी एक अदर इनकम होती है। विच वॉज क्रेडिट टू अदर इनकम, कहता है उसको हमने अदर इनकम में क्रेडिट कर दिया। अगली बात देखिए, नेट ऑफ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कॉस्ट 150,000। अच्छा, हमने इंश्योरेंस पे करनी थी 1,50,000, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे करते थे ना, और उन्होंने हमें दे दिया 3350। ये जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है ये तो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होनी थी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट मटेरियल में कॉस्ट में ऐड होनी थी, और जो हमें इंश्योरेंस मिली उसको हमने कहां लिखना था, अदर इनकम में। अब उसने क्या किया, ऐड करने की बजाय उसको नेट करके इंश्योरेंस में लिख दिया, ये भी हमने ठीक करना है। 25 Feb यहां पर आ जाए, इसके बारे में कह रहा है इशू फॉर कंजम्पशन 500, 1750। कहते हैं ये 500 kg ऑफ रॉ मटेरियल वाज मूव्ड टू अनदर वेयर हाउस बट वाज एरोनियसली रिकॉर्डेड एज कंजम्पशन। कहता है वो एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस ट्रांसफर किया है, और ऊपर क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, जैसे हमने इस्तेमाल करने के लिए इशू किया। तो ये तो इस्तेमाल करने के लिए इशू, तो इसको हमने इस्तेमाल इशू फॉर प्रोडक्शन, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, काम मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं लिख रहा। नेक्स्ट, फिजिकल स्टॉक चेक रॉ मटेरियल at all warehouse was carried at 28 Feb which was revealed good quality 5000, damage quality 400 kg। फिर damage quantity of raw material can be sold rupees 1000 per kg। खत्म हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम कार्ड बनाते हैं, कार्ड बनाने के बाद फिर हम इसकी, ये जो उसने गलतियां की हुई है ना, इसकी हमने एंट्रीज भी पास करनी। तो कार्ड तो हम बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी का नाम होगा, इसे स्टॉक लेजर कार्ड या स्टोर लेजर कार्ड बोलते हैं। डेट, पर्टिकुलर, अब इसको बैलेंस लिख लो, इसको परचेज लिख लो, जो मर्जी लिखना चाहता है लिख लो। इसमें हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये आप लोगों का अब एक अपडेटेड इसलिए हो गया क्योंकि पहले इस तरह का हमने कभी नहीं किया। सबसे पहले 1 to 25, ओपनिंग बैलेंस। आपके पास कितना पड़ा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, 6000। किस रेट पे, 9.6 मिलियन। डन है क्या, आगे देखें। 6 तारीख को शिपमेंट रिसीव्ड,
कितने यूनिट रिसीव किए? 24,000। कितनी किस रेट पे रिसीव किए? 1725 का तो वैसे इतना कोई रोल भी नहीं होता। क्या ये 41400 लिखेंगे या इसके अंदर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऐड करके लिखेंगे? तो कर दो ऐड। 41400,000 प्लस 91,800 रेट चेंज हो जाएगा, लेकिन इस रेट की हमें जरूरत नहीं होती। चेंज करके लिखना है तो लिख देंगे, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती क्योंकि हमने अपना रेट फाइंड करना जाके। इस रेट की हमें जरूरत नहीं है, यहां पर लिखे ना लिखे इसकी तो जरूरत होती नहीं है। फाइफो में जरूरत होती है बस। हाँ जी, करो जरा ऐड। कितना आया? 41491800। अच्छा, ये ना साथ साथ सवाल सीखना है। पूरा सवाल, ये पूरा चैप्टर है आपका, सारे सवाल इसी से मिलते जुलते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, परचेज के फौरन बाद बैलेंस करना। हाँ जी, कितना हो गया? 30,000। अमाउंट में अमाउंट ऐड, यूनिट में यूनिट ऐड। 5109। और अब क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड करके तो रेट आ जाए 1703.1। अच्छा, मैं इसका बी पार्ट भी साथ हल करवाता जाऊं। आपने पेपर में ए बी पार्ट अलग अलग करना है। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट मटेरियल में ऐड करना था, उसने फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिया। चलो जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की भी आपके साथ ही काम हो जाएगा। मटेरियल में ऐड करना था, फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दिया। क्या एंट्री करेगा वो? मटेरियल डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो उसने बी पार्ट 7 नंबर का दिया है ना, ये उसकी भी एंट्री साथ ही होगी। गॉट इट? अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं, वैसे ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। वेटेड एवरेज में सिर्फ 2 वजह से रेट चेंज करना है, परचेज और मतलब बैलेंस तब ही करना है, वरना वैसे ही लिखते जाना उसी रेट के ऊपर जो गिवन है। आगे चलते हैं। इशू फॉर कंजम्पशन इंपोर्टेंट। कितने यूनिट? 22,000। लेकिन इस 22,000 में 1,000 तो हमने वापस भेज दिया था। या तो अलग से रिटर्न लिख लो या नेट करके लिख दो, आपकी अपनी मर्जी। 22,000 इशू फॉर प्रोडक्शन किया, लेकिन 1,000 आपने वापस भेज दिया। वो कहते हैं ना इसकी वापसी की एंट्री पास की, ना उसके री इशू की एंट्री पास की। हम इसकी दोनों एंट्रीज पास करेंगे। फिलहाल हम यहां पर लिखें, कौन सी डेट है? 12 तारीख, 12/2/25 इशू। कितने यूनिट? 21,000। रेट चेंज नहीं करना, करो जरा मल्टीप्लाई। 357626 यहां से माइनस। सही नहीं आ रहा? सही है सर, सही। अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है। ठीक है, चलो खैर है। इधर आओ जरा, एंट्री सीख लो। आपने जो इशू फॉर प्रोडक्शन लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ था? 37,400,000। असल में इशू फॉर प्रोडक्शन की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? 35746260।
आपने ज्यादा इशू लिखा हुआ है या कम? देखिए ना, ये हाँ, ये आप पहले लिखा हुआ है 37400, ये पहले का लिखा हुआ है इशू के लिए, और बनता कितना है 35। तो जितना ज्यादा है वो रिवर्स कर देते हैं, और रिटर्न की एंट्री पास करनी है ना, तो क्या एंट्री होती है रिटर्न टू स्टोर की? मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस। हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं पास करनी, हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी, सिर्फ रेक्टिफाइंग। जो ओरिजिनल एंट्री है वो तो कार्ड उसने में बना कर दिया हुआ है, तो क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो। उसने लिखा हुआ है 37400,000 जी, माइनस क्यों कर रहे हैं? देखिए ना 22,000 लिखा हुआ है, लेकिन उसने रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं की। यहां पर उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है कि 1000 का सेम डे पे रिटर्न हुआ है, बट 1000 kg as no entry was made return to these quantity, तो उसने नहीं लिखा। तो हमने तो 22,000 का, फिर 22,000 में से 1,000 तो वापस हो गया, तो प्रोडक्शन में इस्तेमाल कितना हुआ? 21,000। तो इसलिए हमने यहां पर 21,000 लिया। ये होनी चाहिए थी वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, उसने लिखी हुई है 37,400, जितनी एक्स्ट्रा है वो हमने रिवर्स कर दिया। 163,740 163,757। अच्छा, ये आगे पीछे डिजिट्स हो जाते हैं तो परेशान ना हुआ करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर 1000 को डायरेक्ट उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देते। देखें, जितनी वो कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर चुका है वो है 37,400, और ओरिजिनल कितनी होनी चाहिए थी 357। तो जितनी कॉस्ट वो ज्यादा चार्ज कर चुका है वही हमने, क्योंकि वेटेड एवरेज में ना रेट चेंज हो जाता है। अच्छा, री इशू भी किया, लेकिन री इशू की डेट कोई और है, वो जब डेट आएगी तब इसको री इशू भी कर लेंगे। डन, आगे चलते हैं। ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई? 12 तारीख, 18 तारीख को है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपने, आपकी जो लाइन है ना बैलेंस वाली को कब लिखनी चाहिए? परचेज के बाद या परचेज, वरना एज इट इज प्लस माइनस करते जाना। इशू के बाद 18 तारीख पे आए, शिपमेंट रिसीव्ड 25,000 1766 के हिसाब से। वो कहते हैं इसमें 2,000 तो वैसे गुम हो गए, तो इसका मतलब है हमारे स्टॉक में कितने आए फिर, क्योंकि उसने तो इनवाइस को देकर लिखे हुए हैं, इनवाइस में तो पूरे 25,000 थे, लेकिन लाने वाला अब्दुल्ला लश्कर था, तो 2,000 खा गया। हाँ जी, शिपमेंट रिसीव्ड, तो हम फिर पूरे 25,000 लिखें या हम 23,000 लिखें? हम 23,000 लिखें। किस रेट पे? 1766, यही है ना? अच्छा, एक और कहानी भी है, और वो आपने कहानी सुनानी है प्रॉपर। ये नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, ये 2,000 नॉर्मल लॉस है, ये अब नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस होता है वो एक्सपेक्टेड हो, ये तो शक्ल से बहुत शरीफ था, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, ये अनएक्सपेक्टेड काम हो। ठीक है, आपने एक मुझे बात बतानी है, जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है ना, वो इधर करके बात सुन लिया करो यार। नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट के अंदर रहती है, अगर नॉर्मल लॉस हो तो कॉस्ट को नहीं छेड़ते, उससे कोई स्क्रैप वैल्यू मिल जाए तो वो माइनस कर देते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस है ना, उसकी कॉस्ट नॉर्मल यूनिट के अंदर ऐड नहीं करते। अब आपको 150,000 इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट है, ये हमने मटेरियल में ऐड करनी है,
ये जो 25,000 यूनिट की कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 25,000 यूनिट्स की कॉस्ट है। तो आप क्या करोगे, 150,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो पहले तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट निकालने, कितनी बनती है? 138, ये अमाउंट ऐड होगी, पूरी 150,000 ऐड। उसकी वजह, क्योंकि वो तो 25,000 यूनिट्स की है, तो 2,000 यूनिट लॉस हुए हैं, उनकी कॉस्ट उन यूनिट्स को एलोकेट होगी। हाँ जी, अब ऐसा कर ले, फिर कॉस्ट फाइंड करके दे दे 23,000 यूनिट्स की, यहां पर साइड पे कर लेते हैं, 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 1766, ये कितनी कॉस्ट आई? 4061, और फिर 23,000 की इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितनी आ गई? 130, ये हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 40756, तो 40756। अब आपने परचेज लिखा, तो इसके फौरन बाद क्या करना है, हमने इंश्योरेंस के 23,000 यूनिट के पैसे लिखे, उसके अंदर जितनी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो पैसे लिखे, ठीक होगी बात। अब हम क्या करेंगे, यूनिट करो, 30,000 माइनस 21,000 प्लस 23,000, 32,000। अमाउंट भी ओके करो, इशू वाली माइनस करो, परचेज वाली ऐड करो, $510,918,00 माइनस 35764260 प्लस 4075600 5635, इनको आपस में डिवाइड करो तो रेट आ जाएगा 175352.6, चलो जितना भी आ रहा है। सॉरी, कौन सा? नहीं, शिपमेंट रिसीव, परचेज और परचेज रिटर्न का अपना रेट होता है, बाकी सबके लिए वेटेड एवरेज रेट होता है। परचेज और परचेज रिटर्न का अपना रेट होता है, उसके बाद रेट चेंज हो जाता है, एवरेज रेट भी चेंज हो जाता है, बैलेंस करते हैं। बाकी सेल हो, शॉर्टेज हो, एबनॉर्मल लॉस हो, कुछ भी हो, रेट एवरेज ही लेना है। यहां तक ओके है? आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी एंट्री की तरफ भी चलते हैं। आपने ये जो 2,000 है, इसकी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका, तो क्या एंट्री पास करोगे? आपने अपना स्टॉक किस वैल्यू पे लिखा हुआ था? 41,550 पे। इसको होना किस वैल्यू पे चाहिए था? 46,756,000 पे। ज्यादा लिखा हुआ या कम? ज्यादा लिखा हुआ है ना, क्योंकि जो लॉस है वो भी हमने उसके अंदर ही लिखा हुआ है, तो वो हम रिवर्स कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है यहां पे? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट या एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री या मटेरियल। जितना आपका मटेरियल लॉस हो गया, वो आपने अपने मटेरियल क्रेडिट कर देना है, और प्रोडक्शन ओवरहेड या एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर देना है। अमाउंट आपने अब लिख लेनी है, इनका डिफरेंस। आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 24, 25,500 आपने इशू किए। एक बात उसने पहले भी बताई थी
कि यहां पर जो 1000 स्टोर को वापस हुआ था वो 24 तारीख को दोबारा इशू हो गया था, लेकिन आपने वो उसको रिकॉर्ड नहीं किया। यहां पर दोबारा पढ़ लें जी जरा। पहली बात, ये वाला पैराग्राफ, ये कितने यूनिट इस साल इशू हो रहे हैं? 25,000 इस डेट को। अब देखें, दिस रिटर्न क्वांटिटी was subsequently reissued on 24 Feb in addition of 25,500. No adjustment was made for subsequent issuance. इसका मतलब है 24 तारीख को आपने 26,500 यूनिट इशू किए हैं। 24 तारीख को वो कहता है इन एडिशन टू, तो मतलब 24 तारीख को आपके कितने यूनिट इशू हुए? 26,500। तो यहां पर हमने लिखना है इशू 26,500। आपको पता है इशू में रेट कौन सा इस्तेमाल होता है? याद रखें, दो रेट अपने इस्तेमाल होते हैं, बाकी वेटेड एवरेज। परचेज का, परचेज रिटर्न के अपने रेट, बाकी सब के लिए वेटेड एवरेज रेट। इसके अपने रेट इस्तेमाल नहीं होते। हाँ जी, करो जरा 26,500 मल्टीप्लाई बाय 4644 3900। इसकी एंट्री भी बना लें। आपने ये इशू किया था 44,625 से, लेकिन इशू वो कितने से रहा है? 46। जितना कम इशू किया है उसकी एंट्री पास कर दें। क्या एंट्री पास करते हैं रॉ मटेरियल की इशू होने की? वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, सारे की नहीं एंट्री पास करनी, सिर्फ डिफरेंस की। 44,625,000 में से माइनस कर दें 46443900 18,189। आपका ना जो आंसर है बुक से वो हो सकता है थोड़ा सा डिफर कर रहा है राउंड ऑफ की वजह से। क्या हम बैलेंस करें या नहीं? बैलेंस नहीं करना। अभी आगे चलते हैं। वो कहते हैं 500 आपने इशू कर दिया, तो क्या इसे कहते हैं हमने वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस ट्रांसफर किया, लेकिन यहां पर क्या चीज उसने कंसीडर कर ली? इशू। इसका मतलब है ये इस कार्ड के अंदर, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री पास होगी। उसने क्या एंट्री पास की होगी? वर्क इन प्रोसेस टू रॉ मटेरियल इस अमाउंट से, और हम क्या एंट्री पास कर देंगे? रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस। रॉ मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस कितनी अमाउंट है? एज इट इज वही अमाउंट हो जाएगी 875। अब आ जाते हैं हम अपने सवाल पे। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि बैलेंस नहीं करना, फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब सवाल खत्म हो गया। बताएं जी आपके पास कितने यूनिट बात किया? 50 1752 पॉइंट। अमाउंट कितनी बच गई? अमाउंट कितनी बच गई? कितना? 963930 इनको ही आपस में माइनस करना है। अपनी वैल्यू नहीं जो यहां लिखे हैं वही करो। 963964। अच्छा आप लास्ट बात जरा गौर से सुने। इस 5500 में से 400 यूनिट तो डैमेज है,
400 यूनिट 5000 गुड क्वालिटी में है, 100 फिर भी मिसिंग है। देखें यहां पर है, वो कहता है फिजिकल स्टॉक चेक, फिजिकली जाकर देखा 5000 अच्छे यूनिट हैं, 400 डैमेज हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कितने होने चाहिए थे 5500, लेकिन वो कहता है जी 5000 है और 400 है। इसका मतलब है 100 यूनिट शॉर्ट है, 400 यूनिट डैमेज है, बाकी गुड कंडीशन में है। अब एक तो जो शॉर्ट हो गए 100 यूनिट, वो निकाल दें। ये किस रेट पे होंगे, वेटेड एवरेज रेट के ऊपर। याद रखें सिर्फ दो के अपने रेट इस्तेमाल होते हैं, बाकी सबके वेटेड एवरेज रेट इस्तेमाल होते हैं। 1752.6 कितनी अमाउंट आ गई 1752। इसकी एंट्री कौन पास करवाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड तो ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है, SCL अकाउंट्स एडजस्टमेंट इन्वेंट्री शॉर्टेज NRV इंश्योरेंस शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर हमने प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं करना, SOPL करना। तो SOPL डेबिट मटेरियल 175260 175260। आगे चलते हैं। NRV एडजस्टमेंट, वो कहता है 400 यूनिट डैमेज क्वांटिटी के, उसका रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे 1752 एक बात याद रखनी है आपको, दो बातें बता दी, उस पर पक्के हो जाओ। सुन लिया तो ठीक है, दोबारा सुन लो, नहीं सुनी तो। जब भी आपने रेट लेने हैं ना, परचेज और परचेज रिटर्न का अपना, वरना वेटेड एवरेज। परचेज और परचेज रिटर्न का अपना रेट लेते हैं, बाकी कोई रेट गिवन हो ना गिवन हो लेते नहीं है, वेटेड एवरेज लेते हैं। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई 17 7010 आपका सवाल तो हो गया कंप्लीट। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने बच गए 5000। किस रेट पे, इनको माइनस करके लिख दें, या NRV गिवन है वो एंट्री के अंदर कवर कर लें, वो स्क्रैप वैल्यू गिवन। ठीक है, तो जब हमने एंट्री पास करनी है ना, तो NRV लॉस की एंट्री पास करते 1000 माइनस करके एंट्री पास करें जी। 87633। अब एक एंट्री लास्ट समझे, सवाल हमारा खत्म हो गया, एंट्रीज भी साथ हो गई। आपका ये जो NRV लॉस है, ये सारा लॉस नहीं है, इसमें से 1000 पर केजी के हिसाब से रिकवर भी हो गया। तो लॉस की फिर एंट्री कितनी पास करेंगे, जितना रिकवर हो गया उसको नेट करके। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे उसकी, SOPL डेबिट और मटेरियल या इन्वेंट्री क्रेडिट 370140 माइनस 400,000 301040 3010। ये आपका सवाल है, और बाकी साथ हमने इसका बी पार्ट भी करना। ये रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज थी, साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी थी, एडजस्टमेंट की भी एंट्रीज थी। ये आपका 11 नंबर का सवाल था, और ये जो एंट्रीज पास कर दी थी ये था 7।